तो स्वागत है आप सबका आज के इस बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको जो हूँ क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे को मैं सिंपल तरीके से हल करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके ही आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी चले जाओगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार देख लीजिए। समझ में ना आए फिर जाके कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया समझ में नहीं आया। तो आइए दोस्तों आज का लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझाने का जो है वो मुझ पे छोड़ दीजिए। इस तरह दिमाग में फिट करूंगा ना कि कभी नहीं आप लोग भूल पाइएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ हमारे पास संख्या दी गई है, उसको क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने। तो सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि यही अगर आप नहीं जानिएगा तो क्या क्वेश्चन ही बनाइएगा। तो सबसे पहला काम है आपको जानना कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो बनाना है उस रूप से। अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं, देखिए मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो ये सब ध्यान में बहुत जरूरी है रखना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं आप सबको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। नहीं समझे होंगे, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है 2 है। ये जो 2 है या तो ये अपने आप से विभाजित हो सकता है, विभाजित होने का मतलब भाग लगना, तो या तो ये अपने आप से भाग लग सकता है या फिर एक से ही भाग लग सकता है। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 2 जो है नंबर, ये कोई भी और नंबर से विभाजित नहीं हो सकता है। समझ में आया। तो मेरे कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप खुद को ही अपने आप में एग्जाम्पल में रखिए कि आप जो हैं खुद को या तो आप खुद से मार सकते हैं, एक थप्पड़ खुद से मार सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मार सकते हैं। समझ में आया। या तो आप खुद से मार सकते हैं या फिर अब भगवान ही आपको मार सकते हैं। तो वो भगवान को आप लोग एक मान लीजिए और खुद से यानी कि वो 2 आप खुद हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। या तो आप खुद को खुद से मारिएगा या फिर आपको वो एक मारेगा यानी कि भगवान मारेंगे। तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो गया, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 4 क्या अभाज्य संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए 2 से भी भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा। तो ये 3 देखिए 2 से भी भाग लग गया, 1 से भी भाग लग गया और ये स्वयं से भी भाग लग जाएगा, तो 4 नहीं होगा। अब बोलिएगा कि 5 होगा, तो जी हाँ 5 होगा, क्योंकि 5 को आप लोग केवल 5 से ही लगा सकते हैं। 5 स्वयं से ही लगेगा और 1 से ही लगेगा। क्या 3 होगा, क्या 3 होगा, तो ये भी होगा क्योंकि ये भी स्वयं से लग सकता है और 1 से ही लगता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझना है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप सबको एक बात और याद रखना है कि सबसे जो छोटा होता है अभाज्य संख्या वो 2 होता है। क्या होता है, तो 2 होता है। क्यों, क्योंकि 1 क्यों नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 को आप 1 से तो लगा सकते हैं स्वयं से, लेकिन क्या फिर आप 1 से लगाइएगा, नहीं। तो 2 होता है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी समझ लेना है कि भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य समझ लिए तो भाज्य संख्या भी समझना बहुत जरूरी है। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट चाहूँ तो क्वेश्चन बताने लगूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग को हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या अब क्या होता है, तो देखिए भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वह संख्या जो स्वयं से और 1 से भी और किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। समझ में नहीं आया होगा,
इसको भी एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। आप लोग खुद को संख्या मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। अब आप सोचिए कि या तो आपको कोई और मार सकता है, ठीक है, या तो आप स्वयं को खुद से मार ही सकते हैं, ये तो कन्फर्म है, आप खुद को खुद से मार सकते हैं, या फिर आपको केवल भगवान मार सकते हैं। तो भगवान क्या हो गए? एक, जो कि हमेशा पीटते ही हैं, और खुद को तो खुद से पीटना ही है, और अगर कोई दूसरा भी मार दे तो उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो क्या ये भाज्य संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ, बिल्कुल ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग 2 से भी भाग लगा देंगे, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, और ये 4 जो है स्वयं से भी 4/4 लग जाएगा। यानी भाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो स्वयं से और 1 से और अदर कोई नंबर से भी विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये भी आप सबको जो है ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अब इतना क्लियर हो गया, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब यही क्लियर हो गया, मेन कंसेप्ट यही था। अब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला नंबर है 140। 140 इसका क्या करना है? तो इसका करना है सर अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो आता ही होगा ना, जैसे 140 का हम लोगों को करना है एक गुणनखंड, तो गुणनखंड 140 लिख दिए, और उसके बाद गुणनखंड का मतलब होता है इसको अब डिवाइड करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए आधा आधा करते जाइए, यानी लिखते जाइए। तो 2 से, गुणनखंड का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लगाइए, और अगर उससे ना कटे तो एक स्टेप ऊपर बढ़िए, यानी पहले 2 से कटाइए, 2 से न लगे 3 से, 3 से न लगे 4 से, 4 से न लगे 5 से। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो 2 से हम लोग लगाते हैं, तो 7 बार में 14 और 0 है तो 0, 70 दूना 140। अब फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाते हैं तो 35 दूना 70, ठीक है सर। अब फिर यहाँ पे देखिए, क्या आप 3 से लगा सकते हैं? 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि सम नंबर नहीं है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3 और 5 तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7 कट गया। अब इसको बस हम लोग को गुणनफल के रूप में लिख देना है। कैसे लिखना है सर? तो 140 लिखेंगे, और बराबर में ये जितने भी हम लोग का गुणनफल आया है ना, इन सारे को ऐसे लिख देना है, 2 गुना में 2 गुना में, और फिर कितना है 5 गुना में 7। क्लियर हो गया? और इसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया सर हमारा आंसर। इसको गुना भी नहीं करना है, गुणनफल के रूप में सिर्फ व्यक्त कर देना है। तो अब आइए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, और यह तो क्वेश्चन आप लोग अब खुद से सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि आप लोग अब समझ गए हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसको भी हल करते हैं। तो 156 का हम लोग का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 7 बार में 14, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 उठा के इसको दे देंगे, तो ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 8 16, 78 दूना 156। क्लियर है? चेक करने का आइडिया क्या है कि इसको इससे गुना कर दीजिएगा, तो इतना आया तो सही है, अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ गलत है। फिर 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, फिर 1 इधर आएगा तो 2 नमा 18। फिर यहाँ पे देखिए 3 से लगाइए, क्योंकि ये 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे इसको अब 13 एकम 13 एक बार में ख़त्म कर देते हैं। अब इसको जो है हम लोग गुणनफल के यानी गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 156 बराबर, देखिए अगर 2 जो है 2 बार आ गया है, तो उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं घात के रूप में, यानी कि ये जो 2 है वो कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है, तो मैंने यहाँ पे घात के रूप में लिख दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कितनी बार है? तो 1 बार है, तो 1 बार लिखेंगे। और 13 कितनी बार है? तो 1 ही बार है। और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा, सब अभाज्य और भाज्य संख्या, तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 25, और ये भी बहुत ही सिंपल है, इसका भी आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 38 25, और मैं आप सबको बता दूं कि आप सब जब नंबर देखिएगा पहले कि क्या दिया हुआ है,
अगर लास्ट में 5 दिया होगा ना तो आप लोग समझ जाइएगा कि 5 से ही लगेगा। लास्ट में 5 दिखे यानी 5 से आप लोग फटाक से लगाना चालू कीजिए, उसमें 2 से या 3 से लगाने की जरूरत नहीं। लास्ट अंक देख जाए 5, 5 से लगा दीजिए चुपचाप। 5 सत्ते हो गया 35, 3 इधर आएगा तो 32 हो जाएगा, 5 6 के 30 और 2 इधर आएगा तो 25 25। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, चुपचाप 5 से लगा देना है, तो 5 एकम 5, 2 इधर ट्रांसफर करेंगे 25 26 हो जाएगा, तो 25 25। फिर यहाँ पे 1 इधर आएगा तो 5 तिहाई 15। और उसको नहीं विश्वास है तो आप 5 गुना 153 कीजिए, इतना ही आएगा। तो चेक करने का वो ट्रिक है। अब क्या यहाँ पे 5 से लगेगा? लास्ट में तो 3 आ गया, तो नहीं सर, अब 3 से ही लगा देते हैं, क्योंकि 5 से नहीं लगेगा तो 3 से लग जाएगा। तो देखिए 5 तिहाई 15, सॉरी 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 51 आ गया। अब यहाँ पे क्या लास्ट में 3 है? क्या 5 है? नहीं है। और ये मैंने 3 लास्ट में देख के 3 से नहीं लगाया है, वो ट्रिक केवल 5 में करना है कि 5 दिख जाए 5 से लगा दीजिए। यहाँ पे तो 2 से लगाते लगता नहीं, तो फिर 3 से इन्हें लगाना होता, इसीलिए मैंने 3 से लगाया। अब यहाँ पे देखिए 51 जो है वो कोई टेबल में है, किसी का टेबल में, यानी कि 2 के 3 में 4 में 5 में तो नहीं दिख रहा है, तो 3 से देखिए यहाँ पे ये लग रहा है, क्योंकि देखिए 3 एकम 3 बचा 2, 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 सत्ते 21, खत्म, 17 एकम 17। अब देखिए 38 25 का हम लोग क्या करेंगे, 38 25 का गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी कि 5 देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 का पावर 2, यानी इसको घात बोलते हैं, गुना में 3 कितनी बार है, तो ये भी 2 बार है, और फिर गुना में 17। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चाहे तो 5 गुना में 5 गुना, 3 गुना 3 गुना 17 भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है 5005। अब ये जो है आप सबको क्या दिख रहा है, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो ये भी सर लगाइए 5 से फटाक से, 5005। आइए 5 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 0 है तो 0 0, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पे तो अब आ गया 1001, इसको कैसे लगाइएगा, तो क्या ये 2 से लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट नंबर देखना है सम है कि विषम है। अगर विषम है तो 2 से तो नहीं लगेगा, तो सॉरी सम रहेगा तो सम से ही लगाइएगा, और विषम रहेगा तो विषम से लगाइएगा। यहाँ पे ये 1 है तो 1 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही ट्राई कीजिएगा। जैसे कि 3 हो गया तो 3 से देखते हैं, 3 तिहाई 9, फिर 1 इधर आएगा 10, यानी कि फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा 11। क्या 3 से 11 कटेगा? नहीं, तो 3 छोड़िए। 5 से तो नहीं ही लगेगा। 7 से तो 7 एकम 7, 3 इधर आएगा तो 7 चौके 28 और 2 इधर आएगा तो 7 तिहाई 21, 7 से यानी लग रहा है। 7 एकम 7, 3 इधर आएगा 30 तो 7 चौके हो गया 28, और फिर बचा यहाँ पे 2, तो 2 को इधर लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि क्या ये 143 7 से फिर लगेगा? 3 से लग रहा है, पहले देखिए 3 से लग रहा है, तो 3 चौके 12, बचेगा 2, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 23। क्या 3 से 23 लगेगा? तो नहीं लगेगा सर। तो यहाँ पे देखिए 5 से तो लगेगा नहीं, फिर 7 से लीजिए, 7 दूना 14, क्या 3 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं 7 के बाद 9 से, क्योंकि ऐसे ही ट्राई करना है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे किया है, अचानक से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, नीचे से ही ऊपर जाना है। 9 से देखिए 9 एकम 9, 9 एक 10 और 4 14 यानी 5, 9 के पारा में 53 है? नहीं है सर। अब देखते हैं यहाँ पे 10 से तो लगेगा नहीं, 11 से, 11 एकम 11, हाँ लग जाएगा। देखिए 11 एकम 11, बचेगा इधर 3, 3 को ट्रांसफर कीजिएगा 33 हो जाएगा, और 11 तिया 33। अब फिर इसको 13 को जो है एक बार में लगा दीजिए। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5005 बराबर 5 कितनी बार है? एक बार है सर। 7 कितनी बार है? एक बार ही है। 11 कितना बार है? एक बार है, और गुना में 13 भी एक ही बार है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। 74 और 29 है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हल, और 74 और 29। अब यहाँ पे आप सबको फिर लास्ट में देखना है
क्या ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा 9 है यानी कि विषम संख्या है, तो हम लोग भी लगाएंगे तो विषम संख्या से ही। तो यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, तो देखिए पहले एक बार लगा के देखिए, मन में ही लगा के देखिएगा। 3 दूना 6, एक इधर आएगा 3 चौके 12, और यहाँ पे फिर 2 इधर लाएंगे, 3 सते 21, और एक इधर लाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो क्या 3 में 19 है? नहीं है। 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा। अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 चौके 42, ठीक है। क्या 7 से 9 लगेगा? तो 17 से लग रहा है, तो 17 यहाँ पे देखिए, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, 4 बार में 68, फिर यहाँ पे बचेगा 6, 6 इधर आएगा 62, 17 तिया हो जाएगा 51, और फिर यहाँ पे हम लोग को 11 बचेगा तो 119 हो जाएगा, और 17 सते 119, खत्म। अब उसके बाद ये कितना से लगता है, तो इसको भी आइए लगाते हैं। तो 437 है, तो यहाँ पे देखिए 17 से जब यही लगा है तो इससे अब आगे ही जाना होगा, तो 19 से लगा के देखते हैं। 19 दूना होता है 38, 19 दूना 38, और 38 दू 40, और 3 43, यानी कि 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 57, और 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, यानी कि 3 बार में 57 भी लग गया। तो ये 23 एकम 23, खत्म। तो ये हमारे पास आ गया 74 29 का गुणनफल कितना, 17 गुना में 19 गुना में 23, और ये हो गया आंसर। अब इसको अगर सही है कि गलत है इसको चेक करना हो तो बस इन जितना गुणनफल आया है ना, इन सारे को अगर आप लोग गुना कर दीजिएगा, अगर इतना आ गया तो यानी ये सही बना है। तो चेक करने का ये ट्रिक है, जितना गुणनफल आया है सारे को गुना कर दीजिए, अगर इतना आ गया तो सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें क्या बोल रहा है उसको भी अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन है ना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना में LCM है। तो देखिए ये जो संख्याएं हम लोग को दी गई है उसको बोल रहा है कि HCF और LCM निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल है, HCF आप लोग को आता ही होगा निकालने ना। HCF कैसे निकालते हैं तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। इसका हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए इस 26 और 91 का गुणनखंड कर देना है। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि से ही इसको बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को HCF निकालना 1.1 में मैंने बताया होगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा यूक्लिड बोले तब जाके ही यूक्लिड लगाते हैं, नहीं तो हमेशा क्या लगाते हैं, गुणनखंड वाला विधि। तो यहाँ पे इस 26 और 91 का करेंगे गुणनखंड, तो 26 का और 91 का हम लोग करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस 26 को अब हम लोग 2 से कटाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 13 एकम 13, खत्म हो गया। और यहाँ पे 91 है, तो कितना 7 से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से तो लगेगा नहीं, और 2 से तो भूल जाइए क्योंकि लास्ट में कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। तो 7 से हम लोग लगाएंगे, तो 7 एकम 7, और 2 इधर आएगा 7 तिया 21, फिर यहाँ पे 13 एकम 13। अब यहाँ पे HCF और LCM निकालने बोला है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, HCF और LCM निकालने के लिए, LCM ये दोनों निकालना है, और उसके बाद जांच करना है। जांच कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 26 का पहले लिखेंगे गुणनफल, 2 गुना में 13 है, और गुना में क्या है 1 है। इस 1 को चाहे तो लिखिए, न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखिएगा तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 91 का लिखिए, 91 का 7 गुना में 13। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, और उसके बाद निकालेंगे LCM। HCF कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए ध्यान से। देखिए इस 26 और 91 का जो गुणनफल आया है, इन दोनों में जो दोनों में मिल जाए, यानी कि जो दोनों में हो गुणनफल, उसको हम लोग एक बार लेंगे। जैसे कि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो ये 2 बार हो गया 13, तो उसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिख देंगे HCF में। तो ये हो गया हमारा HCF का आंसर। क्या ये 7 और ये 2 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे ये 7 है, ये सर 2 है, तो कैसे मैच होगा, ये 13 था इसमें भी 13 था, तब जाके हम लोग एक 13 लिए थे। तो दोनों में जो सेम हो उसको एक बार लेना है, क्लियर। तो यहाँ पे 13 हम लोग ले लिए, तो HCF निकल गया। अब LCM कैसे निकालते हैं, तो जो HCF आया है उसको यहाँ पे चुपचाप लिख दीजिए,
जी हाँ, जो HCF आया ना उसको चुपचाप एलसीएम में पहले लिख दीजिए, और जो संख्या यहाँ पे बचा है उसको उठा के यहाँ फिर लिखिए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, और 7 है तो 7 लिखिए। क्या ये दोनों 13 भी लिखिएगा? तो नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने HCF जो पहले लिया था उसको उठा के लिख दिया है यहाँ, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इन सारे को गुना करते हैं तो देखिए कितना आता है, 7 दूना 14, और 14 गुना 13 कीजिए, 14 गुना 13, तो 14 का 14, 14 में 28, 14 42 का 2, बचा कितना, 42 का 2, और बचा 4, 14 एकम 14, 4 हो गया 18, तो 182 हो गया इसका LCM। अब इसको जांच कैसे करना है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि जांच कीजिए, तो जांच करना है, लेकिन यहाँ पे दिखाना नहीं है, बस आप लोग को रफ में जांच कर लेना है। जांच कैसे करना है आइए आप सबको मैं बताता हूँ। जांच यहाँ पे कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि HCF गुना LCM है, अगर ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना LCM के बराबर में है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 और 91 है, तो यहाँ पे देखिए 26 और 91, 26 गुना 91 करने पर जो प्राप्त होगा वो इन दोनों को गुना करने पर, यानी कि 182 और 13, ये जो LCM आया है और HCF आया है, इन दोनों को गुना करने पर अगर प्राप्त हो जाए, यानी कि 13 गुना 182, दोनों को गुना करने पर अगर सेम प्राप्त हो जाए तो यानी सही बनाए हैं, अगर गलत आए तो गलत बनेगा। तो यहाँ पे चेक करने का देखिए, आइए कर लेते हैं गुना। 26 एकम 26 हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 26 नमा 6, फिर यहाँ पे उसके बाद कितना हो जाएगा 2 1 3, 23 66 यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी आइए गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26, उसके बाद 6, और उसके बाद यहाँ पे 23, तो यहाँ भी आ गया 23 66, तो ये दोनों सेम आ गया, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। जांच ऐसे ही करना था, बहुत ही सिंपल था। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और क्या है, तो 92 है। अब इन दोनों का भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 510 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड 510, और फिर जाके करेंगे 92 का। तो 2 से पहले लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में 0, यानी 0 क्या होता है, सम संख्या होता है, आप सबको पता ही होगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना हो गया 4, एक इधर आएगा तो 11, और 2 पंचे 10, फिर एक इधर आएगा तो 2 पंचे 10, लास्ट में कितना है 5, 5 से लगा दीजिए चुपचाप, 25 25 और 5 एकम 5। अब कितना आ गया 51, 51 17 का पारा से ही कटेगा, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, या फिर 3 से लगा दीजिएगा तो कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, और उसके बाद 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 17 एकम 17, उसके बाद फिर इसको 2 से लगाते हैं, लास्ट में 2 है सम संख्या, यानी कि 2 से लगाइए, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे हो गया 2 छौके 12, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे आ गया 23, तो 23 एकम 23। अब HCF बराबर आइए निकालते हैं, सॉरी पहले यहाँ पे लिख देंगे इस सब का गुणनफल। 510 का कितने बार आया है, तो 2 है एक बार, 5 है एक बार, 3 है, और गुना में 17 है। फिर यहाँ पे 92 का कितना है, तो 2 है 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, फिर 23 है तो 23 लिख दिए। इसमें घात करके नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखना होता है वो कि कौन दोनों में सेम है, तो इसलिए घात नहीं कर दीजिएगा कि 2 बार आया तो ऊपर घात कर दीजिएगा, इसमें नहीं कीजिएगा। तो HCF बराबर निकालते हैं, HCF बराबर जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये 2 और 2, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार लिख दिए। क्या यहाँ पे 5 है और इसमें 5 है, नहीं है। क्या इसमें 3 है और इसमें 3 दिख रहा है, नहीं है। क्या 17 है तो इसमें 17 दिख रहा है, नहीं है, तो 2 हो गया, यही आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अब LCM निकाल देते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, तो जो HCF आया उसको चुपचाप लिख देना है, और जो संख्या बचा है, यानी जो संख्या बच गया उसको भी अब यहाँ पे लिख देना है। 5 गुना 3 गुना 17, और फिर क्या है गुना में 2 गुना में 23, यहाँ पे 2 गुना में 23 है। अब इन सारे को करना है गुना, और जो भी आंसर आएगा वहाँ पे आइए गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 और 17 तिया 51, 10 20, और यहाँ पे हो गया 20, फिर 51, कितना हो जाएगा 51 दूना 102, 1020 और 23,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 23,460, तो लिख देंगे यहाँ पे 23,460, गुना करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा 23,460। तो अब चेक कैसे करना है, तो इस दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो इन दोनों के गुना करने के बराबर में अगर आ गया तो सही है। तो आओ मेरे भाई अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व, और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बोल रहा है HCF निकाल लें और LCM निकाल लें। तो देखिए जो पहले आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाए ना, सेम उसी के तरह बनेगा, बस इसमें 3 अंक दे दिया है, जैसे 12 है, 15 है और 21 है। तो डरना नहीं है, इसमें तीनों का निकालना है गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को तीनों संख्या का गुणनखंड निकाल लेना है। जैसे कि 12 है तो 12 का निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है तो 15 है तो 15 का निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये सब क्वेश्चन, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा ना, उड़ा दीजिएगा ऐसे ही एग्जाम में। देखिए 2 से पहले लगाना है तो 2 से लगाएंगे 6 बार में 12 कट गया, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में 6 कट गया, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, इसका कहानी खत्म। फिर यहाँ पे देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, ये 15 क्या है तो विषम संख्या है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, और देखिए कितने बच्चे यहाँ पे 5 3 15, और फिर 3 एकम 3 करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले छोटा से लगाइए, नहीं लगेगा तब उसे एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो पहले छोटा से ही ध्यान दीजिएगा लगाने का। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, विषम संख्या 21, और 3 से लगेगा ही, तो 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हम लोग को इसमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले 12 का जो गुणनखंड आया है वो सब लिख लेंगे, जैसे 2 गुना में 3 है, फिर 15 का कितना है तो 15 का है हमारे पास 3 गुना में 5, और 21 का कितना है तो 21 का भी लिख लेते हैं 3 गुना में 7 है। अब ध्यान यहाँ पे आप सबको ये देना है कि जो तीनों में संख्या होगा, जो तीनों में मैच करेगा उसको एक बार लिखना है। तो HCF पहले निकालना है, तो HCF बराबर, देखिए जो तीनों में हो, क्या 2 जो है वो तीनों में दिख रहा है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं 3 दिख रहा है तीनों में, तो जी हाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो कितना बार लिखना है, 3 बार नहीं, एक बार ही लिखेंगे, और HCF बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई और संख्या मैच नहीं कर रहा है तो 3 हो गया HCF बराबर। LCM में अब कैसे करना है, तो LCM भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो HCF आए उसको लिख देना है, उसके बाद जो संख्या यहाँ बच गया है उसको फिर लिख देना है। जैसे 2 गुना में 2 बच गया है तो 2 गुना में 2, फिर यहाँ पे 5 गुना है 7 तो 5 गुना में 7, और इन सब को अब कर देना है गुना। तो गुना कीजिए, आइए यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420, और ये हो गया दोस्तों आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस हवा बना दिए हैं कि बस बहुत हार्ड है HCF LCM निकालना, कुछ नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा ना कंसेप्ट, पूरा हल्का लगने लगेगा। अब आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा है हमारे पास 17, फिर क्या है 23, और फिर है हमारे पास कितना है 17 23 29। बहुत ही सिंपल है ये तो, और यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर यहाँ पे लिखेंगे 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17, 23 है तो 23, फिर यहाँ पे 29 है तो 29। और देखिए 17, क्या आप यहाँ पे ये विषम संख्या है तो क्या आप ये 3 से लगाइएगा, 3 से 17 कटेगा नहीं, तो 17 एकम 17 एक ही बार में ये कट जाएगा, एक बार में ही लग जाएगा। फिर यहाँ 23 एकम 23 ये भी एक बार में ही लगेगा, फिर यहाँ 29 एकम 29 ये भी सर एक बार में लग जाएगा, यानी सब एक एक बार में लगा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख लेंगे 17 बराबर कितना हो जाएगा 17 और गुना में 1। देखिए ये सब में भी आप लोग चाहे तो 1 लिख के बना सकते हैं, एक लिखिएगा ना तो उसमें अगर गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ सब में भी रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 23 है तो 23 बराबर 23 का कितना है तो 23 गुना में 1 है। फिर यहाँ पे 29 का कितना है गुणनखंड तो 29 गुना में 1 है। अब देखिए क्या यहाँ पे ये 17 इसमें और इसमें तीनों में है तो नहीं है, क्या तीनों में 1 है तो हाँ तीनों में 1 दिख रहा है, यानी कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। और LCM बराबर कितना हो जाएगा तो LCM 1 आया है HCF तो 1 लिख देंगे। हालांकि आप 1 लिखिए ना लिखे
गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन लिखना है या दिखाने के लिए। तो 1 HCF आया तो 1 लिखे, बचा है 17, बचा है फिर 23, फिर बचा है 29, और इन सारे को कर देंगे गुना। तो इन सारे को जब गुना कीजिएगा तो 11, 33, 9 कितना आ जाएगा, 11, 33, 9 गुना करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा लेते हैं इसी का, और वह भी पूरा आसान क्वेश्चन है। तो अब आइए हम लोग लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और ये भी पूरा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। पहले क्या है तो 8 है तो 8 लिख लिए, फिर क्या है 9 है तो 9 लिख लेंगे, और 25 है तो 25। अब आइए यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से पहले लगाएंगे तो 4 बार में 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 1 बार में, पूरा खत्म। फिर यहाँ इसको देखिए 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर एकम 3 एकम 3, 3 से खत्म हो गया। इसको 5 से लगाएंगे, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जो डिजिट रहेगा ना, जैसे कि लास्ट में अगर सम संख्या है तो सम से ही लगाइए, विषम है तो विषम से। अगर 5 दिख जाए तो चुपचाप 5 से लगा देना है। 5 से लगाइएगा 25, 5 बार में, फिर यहाँ पे 5 एकम 5। अब आइए सबका लिखेंगे गुणनफल जो आया है, कितने बार है 2, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए 9 है तो 9, फिर 3 गुना में 1, फिर यहाँ पे कितना है 25, 25 का भी लिख लेते हैं, कितना है 5 गुना संख्या मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे HCF। तो क्या यहाँ पे 2 मिल रहा है सब में, तो 2 तो कहीं नहीं दिख रहा है, और 3 तो इसमें भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे ये सब होगा HCF, नहीं। तो इसीलिए 1 लिखे थे, ताकि 1 जो है इसमें भी है, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो HCF बराबर हो जाएगा 1। और LCM अब लिखेंगे LCM बराबर क्या, मैंने बोला कि HCF जो आएगा उसको लिख देना है, और सब फिर नंबर को लिख देना, यानी कि 2 गुना में 2, फिर यहाँ पे 2 3 है तो 3 गुना 3, फिर 2 5 है तो 5 गुना 5, और इन सब को कर लेना है गुना। तो गुना जब कीजिएगा तो 1800 आएगा, कितना आएगा 1800, और यही हो गया आंसर। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये भी पूरा सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए अब हम लोग लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन पूरा सिंपल है, तो आप लोग उसको भी समझ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ना बहुत ही इजी है। बस आप लोग को क्या करना है कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है, और अच्छे से 1-2 बार याद कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अभी कैसे यूज होता है। तो क्वेश्चन आइए पहले पढ़ते हैं, 4 नंबर क्या है। तो बोल रहा है HCF 306 और 657 और बराबर में 9 दिया हुआ है, ठीक है। और उसका बोला है LCM फिर 306 और 657 ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है और LCM निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप सबको पहले मैं समझा देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद करना है आप सबको। तो देखिए, अगर आपको मौसा और लौसा ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का गुना कर दीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जैसे कि 2 अंक दे दे 3 और 6, और बोले कि इसका आपको मौसा और लौसा दोनों निकालना है, तो क्या करना है आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देना है, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 18 हो जाएगा आंसर। अब सेम इसी तरह जो है यहाँ 2 नंबर भी ऐसे निकालना है, जैसे कि मौसा आपको दे देगा, और नहीं सॉरी मौसा आपको बोलेगा निकालने के लिए, और 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, और लौसा आपको क्वेश्चन में ही दे देगा। अब बोलेगा मौसा निकालिए, तो निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो लौसा वैसे ही बोलेगा निकालने, तो लौसा यहाँ ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में मौसा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब मौसा निकालेगा तो बटा में लौसा आएगा, और जब लौसा निकाल रहे होंगे तो बटा में मौसा आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है पहली संख्या ज्ञात करने। अगर मान लीजिए कि आपको पहली संख्या ज्ञात करने बोल दे, तो यहाँ पे देखिए लौसा गुना मौसा कर देना है, और बटा में दूसरी संख्या, यानी पहली बोले तो दूसरी आ जाएगा बटा में, और दूसरी संख्या अगर बोले ज्ञात करने तो मौसा गुना लौसा और बटा में पहली संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो HCF दे दिया है 306 और 657 बराबर 9 दे दिया है, और बोला है इसका LCM निकालने। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग फटाफट बताइए। तो पहले तो आप लोग बोलेगा लौसा निकालने बोल रहा है तो 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ये 4 नंबर क्वेश्चन है,
और यहाँ पे हम लोग आइए इसको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए HCF बराबर हमारे पास कितना है, HCF बराबर 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है और हम लोग को लॉसा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉसा बराबर, इसका फॉर्मूला तो लिखना होगा ना कि क्या निकाल रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या दे देंगे, तो बटा में लॉसा निकाल रहे हैं तो बटा में मौसा आ जाएगा। सिंपल है सर। अब जाके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब संख्या बैठाते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बोला है, यानी इन दोनों को गुना के रूप में लिख देना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 306 और गुना में कितना लिखेंगे 657। फिर यहाँ पे क्या है, मौसा बोला है, तो मौसा हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, 9 लिख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो 9 से अगर काटते हैं हम लोग तो 9 सते 63 और 2 इधर आएगा तो फिर 3 बार में 27, यानी कि हमारे पास आ गया 306 और गुना में 73। और जब इन सारे को गुना कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा 22, 33, 8। चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए 306 गुना हम लोग कर लेते हैं कितना 73, 6 18, फिर यहाँ पे 9, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 42 और उसके बाद फिर आ जाएगा 21। तो 8, 3, 13, 2, 2 आ गया कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तब जाके ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा वो भी। आइए दोस्तों अब हम लोग जो है देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है कि यहाँ क्या बोल रहा है और समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि ये जो 6 का पावर n है ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, बस यही हम लोग को जांच करके बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिएगा तो प्राकृत संख्या n बोला है, तो किसी भी प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृत संख्या हम लोग उसे कहते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सबको बताऊं तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग गिन सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृतिक संख्या, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं तो आप लोग कैसे गिनिएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे आप लोग को नहीं ना गिनना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 0 नहीं लगाइएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 से अब जितना आगे चले जाइए, यानी जिसको गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या है, एक वर्ड में बोले तो। क्लियर हो गया प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है ना कि 6 का पावर n जो है उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है, तो वो 0 पर तब समाप्त होगा। आप लोग को पहले ये समझना है कि 0 पर कब समाप्त होगा। यहाँ पे 0 पर कब समाप्त होगा, तो जब हम लोग जो है 6 का पावर n, आइए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो मान लेंगे पहले यहाँ पे हम लोग कि माना कि a बराबर हमारे पास 6 का पावर n दिया हुआ है। a बराबर हमारे पास क्या है 6 का पावर n दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 6 का पावर n को, इस 6 का पावर n जो दिया हुआ है तो n को थोड़ा देर के लिए अभी भूल जाइए और 6 का हम लोग कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, 2, 3 कितना आया 6 का पावर सॉरी इसका गुणनफल, तो 2 गुना में 3। तो क्या हम लोग इस 6 को पावर को n को इसके रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n लगा सकते हैं, तो 2 गुना में 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और n है तो n तो रहेगा ही। क्या हम लोग 6 को इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का गुणनफल है। और ये जो है 0 पर कब समाप्त होगा, तो जब हम लोग इस संख्या का जैसे कि गुणनखंड किए तो ये 2 और 3 के रूप में आया, लेकिन ये 0 पर समाप्त तभी होगा जब 2 गुना में 5 के रूप में आए। यानी कोई भी संख्या आप उठा लीजिए
अगर उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आ जाता है तो समझ लीजिए वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप 10 उठाइए, इसका आइए गुणनखंड करेंगे तो 5, 2 पंचे 10 कट गया, और फिर 5 एकम 5। क्या यहाँ पे 2 और 5 आया है? क्या 10 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आया है? तो जी हाँ आया है। जब आ गया तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा? तो आप लोग बोलेगा बिल्कुल होगा, आपने अभी जस्ट बोला कि 2 और 5 के रूप में आ जाएगा तो 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बस यही यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं आया है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे ना कि 6 के जगह पे 2 गुना हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर 6 ही होगा, और n है तो n। फिर यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर n हो जाएगा और गुना में 3 का पावर n हो जाएगा। अब इसी को जो है ना हम लोग को शब्द के रूप में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। यानी हम लोग को यहाँ पे यही लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। यहाँ पे मैंने आप सबको बताया है कि 2 और 5 के रूप में होगा तो 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 6 का पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, और ये हो गया आंसर। यहाँ पे लास्ट में लिख देना है कि 6 का पावर का n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने इसका जब अभाज्य गुणनखंड किया 2 और 5 के रूप में नहीं आया। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। बस आप लोगों को क्या करना है ना, ये जो मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग 1-2 बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे को अच्छे से याद नहीं हो पाता है। तो इसको 1-2 बार अच्छे से रट ही लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये लिखना ही पड़ेगा, तब जाके ही ये पूरा क्वेश्चन हल हो पाएगा। अब आइए इसके आगे जो क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको लेते हैं, और यकीन मानिए वो भी इससे भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस दिखने में आप सबको हार्ड लग रहा होगा। आइए लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस दिखने में आप सबको हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो इसको मैंने लिख लिया है क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा लिख लेता हूँ, और इसमें अंक भी काफ़ी दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि इतना अंक और इतना अंक भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सबको बता दिया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से और 1 से और किसी और भी नंबर से विभाजित हो जाए, यानी कि भाग लग जाए, उसको ही हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल स्वयं से और 1 से लगे, बाकी बात किसी से भी ना। तो अभाज्य सबसे छोटी संख्या मैंने आप सबको बताया था कि क्या है, तो वो हो जाएगा 2। और अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप से लग सकता है या फिर 1 से लग सकता है भाग, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। और यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था 4, क्योंकि ये 2 से लग सकता है, स्वयं से भी लग सकता है और 1 से भी लग सकता है। तो ये सब मैंने बता दिया था। यहाँ पे बस यही क्वेश्चन दे दिया है, इतना नंबर दे दिया है और बोला है ये भाज्य संख्या आखिर क्यों है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हल, और उसके बाद यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a बराबर हमारे पास 7 गुना में 11
गुना में 13 प्लस 13। यहाँ पे अब क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन समझ लीजिए बन गया। क्वेश्चन यहाँ पे आइए ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 13 है। क्या आपको इन दोनों और इसके बीच में कोई कॉमन दिख रहा है? ये प्लस के साइड में तो एक ग्रुप हो गया और प्लस के बाद में एक ग्रुप हो गया, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो आप लोग बोलिएगा 7 तो नहीं है इसमें, 11 भी नहीं है, लेकिन 13 है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। सीधा क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब समझते हैं ना, कि जो दोनों में हो वो उसको ही हम लोग कॉमन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे। जैसे 7 बच गया, 7 को रख देंगे, 11 रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 13 को 13 से भाग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में कट जाएगा। कॉमन का मतलब ही होता है भाग भाई, कॉमन का सीधा सा मतलब है भाग लग जाए, कॉमन हो गया वो। और उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस का यहाँ पे ये 13 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी 13 नहीं, 1 रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि ये 13 से 13 को भी काट देगा ना। उसके बाद यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ना, प्लस में 1 ब्रैकेट के अंदर में आएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है, तो a बराबर 13 है तो 13, और यहाँ पे देखिए 11 गुना 7 करेंगे तो 77 होगा, 11 7 77, और 77 गुना फिर 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 77 ही होगा। और 77 गुना जब यहाँ पे 1 किए तो 77, और प्लस में कितना है तो 1 है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा 13, और फिर इन दोनों के बीच देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट है यानी कि गुना है, तो डायरेक्ट मैं गुना का चिन्ह दे देता हूँ, और यहाँ पे 77 1 78। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना नहीं, गुना नहीं करना है। यहीं पे आके आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा कि इन दोनों का गुना कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 78 का करना है सर गुणनफल। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 2 से 3 बार में 6, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 2 9 18। उसके बाद यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि हमारे पास जो गुणनफल आया है इसका वो गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे 13, और फिर यहाँ पे है क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसको रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। आप लोग को यहाँ गुना लिखेंगे, आप लोग गुना कर दीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देंगे, 2 गुना में 3 गुना में 13 लिख दिए। अब उसके बाद इसी को कुछ शब्द में लिख देना है, और ये हमारा एक पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। क्या लिखना है तो वो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल क्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, यानी 78 का हम लोग गुणनखंड किए तो उसका गुणनफल जो है 3 गो आया है। 3 गो आया, यानी कि आप सब समझ ही सकते हैं कि भाज्य संख्या में तो हमेशा जो 3 से ही ना लगता है। जैसे कि यहाँ पे 4 को आप भाग दीजिएगा तो ये तो या तो 2 से लगेगा पहला कंडीशन, और दूसरा में या तो ये 1 से लग सकता है, या तो ये खुद से लगेगा। तो कितने संख्या से लग गया, 3 से, तो 3 से लग गया, यानी कि हमारे पास ये भाज्य संख्या हो गया। और वही आप अगर 2 को लीजिएगा तो या तो ये स्वयं से लगेगा और या तो 1 से लगेगा। तो यहाँ पे कितना आया, 2, तो ये भाज्य संख्या हो गया। बस यही ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी बस अब इसी तरह बना लेंगे। इसको a मान लिए है ना, तो इसको यहाँ पे मान लेंगे b, और बस इसी तरह जस्ट सॉल्व कर देना है। यहाँ पे b बराबर लिख देंगे, कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना 2, और उसके बाद कितना है, गुना 1 और प्लस 5। बस दिखने में हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। कॉमन ले लेना है जो दोनों में हो, प्लस के साइड 5 है इधर भी और गुना में भी 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए। फिर यहाँ पे जो बचेगा ब्रैकेट में, जो कटेगा उसको काट देना है, जो नहीं कटेगा उसको ब्रैकेट में डालते चलिए। 7 गुना 6, 5 से 5 कटेगा फिर 1, फिर यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 3 2, फिर यहाँ पे गुना और फिर 1, और प्लस में कितना आ जाएगा, तो 5 गुना 5 काट देंगे तो 1,
5 से 5 कट गया तो 1 प्लस में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सारे को गुना कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 6 कीजिएगा 42, 7 गुना 6 42, और देखिए 4 तिहाई 12, 12 गुना 24, 24 गुना 1 कीजिएगा, फिर यहाँ पे 1 कीजिएगा तो 24 ही होगा। तो 24, 24 गुना हो गया 48, तो 48 और 24 चौके हो गया आपका 20 5 चौके 80 और 16 यानी कि 1008 हो गया, 1008 प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे फटाक से क्या कीजिएगा कि सर आपने इसमें तो जोड़ दिया है, तो आप भी हैं यहाँ भी, अब हम जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि जैसे आप जोड़िएगा यहाँ पे हो जाएगा 1009, जो कि अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा और विषम संख्या हो जाएगा। और बोला क्या है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यहाँ पे ये नहीं होगा जब 1 जोड़िएगा, तो इसलिए 1 को नहीं जोड़ना, उस 1 को उधर ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 5 और 1008 का कर लेंगे गुणनखंड, उसको 1 को नहीं जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, इसीलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि ये सम संख्या के रूप में ही रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये भी 78 सम संख्या ही था, और 1 जोड़िएगा तो विषम हो जाएगा ना। तो 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, 0, 2 छक्के 8, फिर 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, खत्म। और उसके बाद फिर 2 से ही लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 6 3, फिर 3 से लगा देते हैं 3 और 1, यही ना होगा, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब ये जो सब है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, 2 गुना में 2 गुना में 2 और 4 बार 2 है 4 बार, फिर 3 गुना 3, 3 गुना में 3 गुना 7, यही ना है। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं 1008 का। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि ये बहुत बार आ गया है, यानी कि 1008 का हम लोग गुणनखंड किए ना, तो ये इतना बार आ गया है कि ये तो भाज्य संख्या है ही। तो बस इसमें भी वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि b अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है, इसलिए क्या है, तो भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है ना, बस देख के आप लोग बता दीजिएगा कि कितना आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस दिखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल है। आइए लेते हैं, ये देखते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। और उससे पहले यहाँ पे ये कुछ सूत्र हैं जो आप सबको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यही देख के आप सबको क्वेश्चन में मालूम चलेगा कि क्वेश्चन एचसीएफ निकालने बोल रहा है कि एलसीएम निकालने। देखिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या या महत्तम संख्या, यानी ये तीनों में से कोई अगर दिख जाए क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाइए कि मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा, यानी कि एचसीएफ निकालने बोल रहा है। अगर छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम या पुनः मिलेंगे या फिर मिलेंगे, अगर ये सब किसी में से एक दिख जाए तो समझ जाइएगा लॉस निकालने बोल रहा है, लॉस यानी कि एलसीएम। तो क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला आपको देखना है और आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अब कहाँ पे छिपा हुआ है। क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप सबको क्वेश्चन में कुछ नोटिस किए, कुछ दिखा, तो लास्ट में आप लोग देखिए वहाँ पे लिखा है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यहाँ पे भी मैंने क्या बोला फॉर्मूला में कि पुनः प्रारंभिक या फिर मिलेंगे, अगर ये सब दिख जाए तो लॉसर हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मिल गया है पुनः मिलेंगे, यहाँ पे मिला ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि लॉसर निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है संख्या, तो 18 मिनट है, तो 18 मिनट का हम लोग कर लेंगे
गुणनखंड, और उसके बाद क्या है तो 12 मिनट है, तो 12 मिनट का गुणनखंड करेंगे। इसको आइए 2 से लगाते हैं तो 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, 3 बार में 9 और 3 एकम 3, इसका कहानी ख़त्म। फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर यहाँ पे 2 से 3 और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है 3 एकम 3, ये भी ख़त्म। अब उसके बाद लौसा निकालने बोल रहा है, तो लौसा हम लोग तभी निकालते हैं जब पहले मौसा निकल जाए, तो पहले तो मौसा निकालना ही होगा। चाहे आपको देखिए अगर मौसा बोलता डायरेक्ट निकालने तो मौसा निकाल के छोड़ देते, लौसा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर लौसा बोलेगा तो मौसा निकालना ही पड़ेगा, पहले बोले चाहे ना बोले। तो HCF निकाल रहे हैं पहले। HCF कैसे निकलता है, तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले 18 का लिख लीजिए गुणनफल कितना कितना आया है, तो 2 गुना में है 3 गुना में 3 गुना में 1, फिर 12 का कितना है तो 2 गुना 3 गुना 1। HCF कैसे निकलता है तो आप सबको अच्छे से पता होगा, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना है। आप लोग यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है, तो एक बार लिख दिए। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि 3 भी एक बार लिख दिए। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो एक लिख दीजिए। एक नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सबको समझाने के लिए लिख दिए। अब देखिए अब क्या कोई मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है और यहाँ 3 है, ये मैच नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 कम 6 हो गया इसका HCF। अब LCM ही ना क्वेश्चन में बोला था निकालने, तो LCM देखिए, LCM निकालने के लिए जो HCF आया है उसको पहले लिख दीजिए, और जो संख्या यहाँ बचा हुआ है उसको अब जाके लिखिए 3 गुना में 2। अब ये नहीं कि सारे संख्या लिख देना है, जो HCF है उसको हम लोग पहले ले ही लिए और जो बचा था उसको ले लेते हैं LCM निकालने में। अब सारे को गुना कर दीजिए, 18 18 दूना 36, ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला आप लोग अगर याद कर लेते हैं तब जाके ही क्वेश्चन बनेगा। अगर याद आप लोगों को करना ही होगा तब जाके ये सब क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा और फट से बना दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको जो है 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।